कि सलमान साहब अंतिम बार कब आए थे फर्रुखाबाद, ये पूरा फर्रुखाबाद जानना चाहता है। अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने जो एक बात आपने जो एक बात बोली थी ईवीएम सूख जाएगी और व्यापार के नाम पर क्या दिया और रोजगार के नाम पर क्या दिया, आप भूल जाते हैं आपके मोदी जी ने शिक्षित बेरोजगारों को चूजे बांट के रोजगार, चूजे बांट के रोजगार देना कहा था उन्होंने कि सलमान साहब अंतिम बार कब आए थे फर्रुखाबाद, ये पूरा फर्रुखाबाद जानना चाहता है। अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने जो एक बात आपने जो एक बात बोली थी ईवीएम सूख जाएगी और व्यापार के नाम पर क्या दिया और रोजगार के नाम पर क्या दिया, आप भूल जाते हैं आपके मोदी जी ने शिक्षित बेरोजगारों को चूजे बांट के रोजगार, चूजे बांट के रोजगार देना कहा था उन्होंने। चूजे बांटने को रोजगार कहा था सलमान साहब ने। एक दूध फैक्ट्री लगाई थी यहाँ पे, दूध फैक्ट्री, उसकी ईंटें भी नहीं पता कहाँ है, सीटेक और ईंटें भी नहीं मिलेंगी, दूध फैक्ट्री तो बहुत दूर की बात है। विकास जी मोदी जी को समझिए, चाय बेचना जो है वो ग्रेजुएटों को बताते हैं कि यही तो फर्रुखाबाद में रहो, फर्रुखाबाद में रहो, फिर कभी मोदी जी की चर्चा कर लेना तो आपको फहरिस्त पकड़ा देंगे, आपका पूरा डिबेट निकल जाएगा मोदी जी के कामों को गिनते हुए जनता के। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। बिग बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विकास पांडे, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, और गोपाल पालीवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कन्नौज से मुनीस मिश्रा पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, उनको जुड़ना है। सपा से अनिल गंवार जी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, और सपा से कौशलेंद्र यादव जी हैं। कांग्रेस से शुभम तिवारी है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और वरुण त्रिपाठी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। सुरेंद्र पांडे हैं, संस्कार भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं। हमारे क्षेत्र के पूर्व सांसद और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कोरोना काल के बाद में फर्रुखाबाद के जरदोजी कारीगरों की चिंता की है, और वो जरदोजी कारीगर जो प्राय अशिक्षित हैं उनके बारे में चिंता भी की है, तो ट्वीट करके। और हमें याद है कि जब लॉकडाउन फर्स्ट लागू था उस समय कुछ मास्क, कुछ सैनिटाइजर आए थे उनके यहाँ से, और उसके साथ ही साथ कुछ संदेश भी आए थे कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, अनलॉक होगा, तो ऐसे ही हम फर्रुखाबाद के लोगों के दर्शन करने के लिए आएंगे। लेकिन वैसा कुछ लग नहीं रहा है, और अभी फिलहाल कोई सूचना शुभम तिवारी के माध्यम से हम लोगों के पास नहीं आई कि वो आ रहे हैं। और इस बीच एक ट्वीट उनका आया है। वो जो जरदोजी कारीगर हैं, निश्चित रूप से जरदोजी कारीगर बड़ी आफत में हैं। हम लोगों ने कई बार अपने इस बुलेटिन में उनके बारे में चर्चा भी की है, उनकी चिंता भी की है। उनकी चिंता की है, और जैसा कि होता है कि राजनीतिक व्यक्ति चिंता भी करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सवाल खड़े करता है। तो ये उनका जो ट्वीट है वो हम पूरा पढ़ के आपको सुना रहे हैं, और उसके बाद में आप सब अंदाज लगा सकते हैं कि वो जो सवाल उन्होंने सवाल किया है वो किससे किया है सवाल, और सवाल से ही चर्चा शुरू होगी। सवाल किससे किया है? उनका ट्वीट पूरा इस प्रकार है। फर्रुखाबाद के जरदोजी कारीगरों के बुरे हाल हैं, काम आ नहीं रहा है, मालिक थकते जा रहे हैं, उनका कोई पुरसे हाल नहीं है। मेरे सपने थम तो गए हैं पर मरे नहीं। जिन लोगों ने पैसे से सियासत की वो आज कहाँ हैं? ये सवाल सलमान खुर्शीद ने खड़ा किया है कि जिन लोगों ने पैसे से सियासत की वे आज कहाँ हैं, और मेरे सपने थम तो गए हैं पर मरे नहीं। ये दोनों सेंटेंस जो हैं उनके ट्वीट के वो पूरी तरह से सियासी हैं, और कहीं ना कहीं उनका कुछ सियासत से जुड़ाव है। विकास पांडे जी, आपसे ही आज शुरू करते हैं कि ये पूरे सलमान खुर्शीद की जो चिंता है उसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या
चिंता है जरदोजी कारीगरों की, क्यों आंसू पहुंच रहे हैं सलमान खुर्शीद इन जरदोजी कारीगरों की, और जो भाषा है, जो सवाल है उनके इस ट्वीट के माध्यम से, उनका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए भाई साहब, निश्चित तौर पर सलमान साहब बहुत बड़े नेता हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इसमें मुझे लगता है डिबेट में वैसे किसी भी पैनलिस्ट को कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन कहते नहीं है हेलीकॉप्टर नेता है वो, मैं उन्हें हेलीकॉप्टर नेता की संज्ञा देता हूँ। बयानों के बल पे अपनी राजनीति उन्होंने चलाई है हमेशा से। जनता के बीच वो कितना रहे हैं ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और फर्रुखाबाद की जनता, जहां उनकी जाति का, उनके वर्ग का बहुत बड़ा वोट बैंक है, वहां इतने बड़े मुस्लिम लीडर की जो दुर्गति हुई है, वो इस बात की गवाही देती है कि उनके प्रति उनकी जात और उनकी कम्युनिटी ने उन्हें नकार दिया है। उनकी निष्ठा पर उनकी कम्युनिटी को ही विश्वास नहीं रह गया है। इस तरीके के बयान देना कोई बड़ी बात नहीं है सलमान साहब के लिए। अगर इतनी ही चिंता है फर्रुखाबाद की, सलमान साहब वोट बैंक की चिंता करते हैं, सलमान साहब कभी जनता की चिंता नहीं करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अनिल भाई साहब मैं आपके माध्यम से देना चाहूंगा। उनके ट्वीटों पे अगर आप निगाह डालेंगे और थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको उनके ट्वीटों में कई जगह ये मिल जाएगा कि टी स्टॉल पे या किसी मतलब किसानों के जो आंदोलन है वहां पे जाकर के चाय पिला रहे हैं साहब, कहीं कुछ बांट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अरे भाई साहब, राजनीति बंद करिए। और फर्रुखाबाद की भी अगर इतनी चिंता कर ली होती, यहाँ आकर के किसी बेचारे गरीब को 2 कप चाय पिला दिए होते, किसी जरदोजी वाले से ये कह दिए होते लॉकडाउन में कि भाई साहब यहाँ मैं आया हूँ आपके दुख दर्द की चिंता करने, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा शोभा देता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हमारे यहाँ एक कहावत है। तो सलमान साहब उपदेश देना जानते हैं, सलमान साहब बयानों के बल पे राजनीति करते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे मोदी जी को नपुंसक कहना हो, चाहे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह हम भी मांगे आजादी, 2 साल के बच्चे से उनके, अगर आप ट्विटर पे और नीचे जाएंगे तो एक विदेश मंत्री का इससे संजीव बेहुदा ट्वीट शायद ही किसी नेता का मिले कि वो 2 साल के बच्चे से कहलवाते हैं हम भी मांगे आजादी और तुम भी मांगो आजादी। बहुत जबरदस्त ट्रोल हुआ था उनका ये ट्वीट। ये उनका पुराना फंडा है केवल खबरों में बने रहने का। जनता के बीच उनकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। मुझे लगता है कि अगर धोखे से भी, पहली बात तो वो हेलीकॉप्टर नेता है, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि इस बात से कोई भी इत्तेफाक नहीं करेगा। वो मात्र हेलीकॉप्टर नेता है, हेलीकॉप्टर से आते हैं। अपने बिल्कुल एक शब्द आपने उपयोग किया, दर्शन देने। साहब पूरी फर्रुखाबाद की जनता हाथ जोड़कर इस प्रतीक्षा में है कब प्रभु आवे और अपने दर्शन देवे और जनता को कृतार्थ करें। लेकिन प्रभु हैं कि सुन ही नहीं रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, लेकिन फर्रुखाबाद की बेचारी जनता को दर्शन नहीं दे रहे हैं। बस इतना ही कहूंगा सलमान साहब के लिए कि इस स्थिति में अगर फर्रुखाबाद आज है तो निश्चित तौर पर इसके बड़े जिम्मेदार सलमान साहब स्वयं हैं, उनकी कार्यप्रणाली है। क्योंकि अगर विदेश मंत्री रहते, नंबर 3 का दौजा, भारत सरकार में नंबर 3 का ओहदा और 5 साल लगातार विदेश मंत्री रहने, विदेश मंत्री, कानून मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहने के बाद, कारपोरेट मंत्री रहने के बाद अगर ये स्थितियां रहती हैं किसी भी फर्रुखाबाद उसके संसदीय क्षेत्र की, और विडंबना देखिए, चुनाव लड़ते हैं और 50,000 वोट मिलते हैं। 50,000 वोट, उतने वोट तो फर्रुखाबाद विधानसभा में उनके सजातीय प्रत्याशी को मिल गए थे जितने वोट उन्हें लोकसभा में नहीं मिले हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि जनता के नकारे हुए नेता हैं, केवल ट्वीट के दम पे अपनी राजनीति कर रहे हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं है उनका। गोपाल पालीवाल। भाई शेखर जी, ये चिंता करने का जब समय था, माननीय सलमान खुर्शीद जी को जब चिंता करनी चाहिए थी, जब उनके हाथ में पावर था, तब इन्होंने एक भी दिन जरदोजी कार्यकर्ताओं के साथ, उनके कर्मचारियों के साथ उनके लिए कोई ऐसी योजना लाते, परमानेंट उनको लाभ रहता, फर्रुखाबाद को कोई फायदा होता। केंद्र में विशेष प्रमुख रूप से विदेश मंत्री रहने के बावजूद, फर्रुखाबाद में आने के बाद इनके अपने निजी कार्यकर्ताओं को भी ये अपने आवास पर वहां बुलाते थे कायमगंज में,
और जो है जो उनमें भी प्रमुख जो लोग थे उनको वही हाजिरी लगानी पड़ती थी। तो ये कैसे मान लिया जाए कि अब इन्हें दोबारा अगर कोई चार्ज सौंप दिया जाए तो ये जरदोजी या छोटे व्यक्ति को कुछ राहत पहुंचाएंगे। लेकिन इस समय इनको ये लग रहा है कि किसान आंदोलन और अपने जरदोजी कार्यकर्ताओं का बात उठाकर ट्वीट कर इनके विषय में और आगे सत्ता की कुंजी में ताले में कुंजी लगाना चाहते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इसलिए ये सब वहीं बैठे बैठे सब कुछ कर रहे हैं। बाद बाकी जब खजाना मिला तो इन्होंने भी फर्रुखाबाद के लिए कोई खजाना इस तरीके का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं दिया जो फर्रुखाबाद का कुछ भला हो जाता। कौशलेंद्र यादव जी। इस जी शेखर जी, जैसा कि हम सभी लोग जनपद में जानते हैं कि सलमान खुर्शीद जी केंद्र सरकार में कम से कम 2-3 बार मंत्री रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कम से कम 1 दशक उन्होंने कैबिनेट मंत्री में भी रहा और उनका राज्य मंत्री में भी रहा और 2-3 तरह के उनके विभाग, विदेश मंत्री भी रहे, वाणिज्य मंत्री भी रहे, कानून मंत्री भी रहे और इसके बावजूद भी उन्होंने इस फर्रुखाबाद की जनता की तो बात छोड़िए, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी कौम की, मतलब कहने का मतलब उन्होंने अपने वर्ग का भी कोई स्थान विशेष नहीं कर पाया। जरदोजी के कार्य में करीब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 90% से मोस्टली ऊपर ही मुस्लिम वर्ग से ही आते हैं। सरकार में मंत्री रहकर यदि वो चाहते तो यहाँ पर जरदोजी के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते थे कि वो हमेशा हमेशा के लिए सदैव इनके लिए बेहतरी के लिए और उनका बिजनेस आज बहुत ही अच्छे से चल रहा होता और हमेशा चलता रहता। चाहे सरकारें बदलती, चाहे कोई भी सरकार आती, फिर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते थे। वो इस प्रोफाइल के नेता थे। और जैसा कि कोरोना में क्या हुआ कि एक तो वैसे भी ये बेचारे हैंड टू माउथ रहे, उसके बाद लॉकडाउन में इनकी एकदम से कमर टूट गई। पूरा जरदोजी का जो सारा मार्केट था, उनका जो कुछ भी पूरी कारीगरी सारी की सारी तहस नहस हो गई। इसके बावजूद भी अभी तक सभी उनकी तरफ निगाह से देख रहे हैं कि हमारे मंत्री जी शायद कभी आएंगे और हमें दर्शन देंगे, और हमारे क्या दर्शन लेंगे वो क्या होगा अब वो वही जानते होंगे। इसके अलावा मैं ये एक चीज और कहना चाहूंगा कि बाकी जनता की तो बात छोड़िए, मैं तो विशेषकर यही कह रहा हूं कि वो अपनी कम्युनिटी का कोई विशेष शैक्षणिक उत्थान ही कर देते, कोई अच्छा, एक बहुत अच्छा कोई स्कूल कॉलेज ही खुलवा देते, कोई उनका एजुकेशनल ऐसा कुछ जो है कोई डेवलपमेंट हो जाता, तो वो कहीं दिखता नहीं है। एक इन्होंने काम किया है हमारे क्षेत्र उधर नवाबगंज के साइड में, सुना होगा जनपद के लोगों ने कि एक हॉस्पिटल डॉक्टर जाकिर हुसैन ट्रस्ट के नाम से बना है। उसमें मुझे लग रहा है कि आज तक किसी का इलाज नहीं हुआ है, वहां कोई डॉक्टर नहीं बैठे हैं। तो ये तो थोड़ा कहना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चुनाव के टाइम पे कुछ न कुछ अपना जो है दिखा देते हैं मुस्लिम वर्ग को, कहीं मुर्गियों के बच्चे बांट दिए, कहीं कुछ वोट ले लिए और चुनाव के समय आकर के टेंट लगा दिया और वोट मांग लिया। चुनाव जीते तो गायब और चुनाव हारे तो गायब। मैं तो ये विशेष बात कहूंगा कि जीते तो भी चले गए, फिर भी नहीं देखे मिलते हैं, और हार गए तो भी गायब। और जब ऐसे नेता सिर्फ अपना भला कर सकते हैं, भैया कैसे हम जनता का, हकीकत ये है कि जो बयानबाजी अब आई है, मुझे जहां तक लग रहा है कि फोर्थकमिंग जो इलेक्शन है 22 में जो आने वाला है चुनाव है, असेंबली का चुनाव, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि उनको ऐसी कुछ फिक्र अब लगी हो कि भाई 2022 में बेगम लुईस खुर्शीद जी को ही शायद प्लान कर दें। तो कुछ न कुछ तो अब बयानबाजी, भाई यहाँ आ नहीं सकते तो कम से कम बयानबाजी तो कर ही सकते हैं। अब मैं तो कह रहा हूँ, मुझसे अगर पूछा जाए कि सलमान जी आपके जिले में कब आए होंगे पिछली बार, तो मैं तो कतई नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पे भाई आप लोग शायद जानते होंगे, बता भी सकते हो, मुझे नहीं पता कि पिछली बार कब आए थे या लुईस जी पिछली बार कब आई थी। खैर ये चिंता का विषय, ये कोई राजनीतिक बात मैंने नहीं कही है, ये एक चिंतनीय, ये हमारे कहीं ना कहीं ये नेतृत्व करने वाले ये नेता होते हैं, वो पार्टी कोई भी हो सकती है। ये चिंतन सिर्फ मेरा एक आम आदमी की तरफ से आप मान के चलिए, कोई सपा के किसी प्रतिनिधि की बनी बात नहीं है कि उनको चिंता करनी चाहिए। जी शेखर भाई, सलमान खुर्शीद की बात जब की आपने, तो मेरे तो पड़ोसी हैं,
तो एक शब्द इस्तेमाल बीजेपी के लिए किया जाता है, जुमला। तो ये भी एक जुमला है और ये जुमलेबाज लोग हैं, इनके पास और कुछ है नहीं। सलमान खुर्शीद जो है, अब जो 22 का चुनाव है, अभी हमारे भाई साहब ने कहा है, उसके लिए जो सर्कस लगाने के लिए मैदान देख रहे हैं। तो पहला मैदान उन्होंने जरदोरी वालों को देखा, उस पे जो है अपना जो है एक दांव फेंका है, ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अब इनके कौम का भी 10 आदमी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे ये। इतने बड़े लीडर होते हुए भी अब पहले शायद 50,000 दिन कितने मिले थे, अब की 1/2 कर दीजिएगा इनका, इससे आप कहीं नहीं जा पाएंगे। और मैं आपको इनके पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं पीछे की, कि जब इनके चाचा थे सुल्तान आलम खां, वो राज्य में डिप्टी मिनिस्टर रहे, उन्होंने आप समझो गांव के अंदर पहली बार अपनी जमीन देकर जो है फूड फैक्ट्री लगवाई, पहली पंचवर्षीय योजना में नलकूप लगवाया और पूरे गांव को सप्लाई दी। और जब भी लोग भी बताते हैं उनके बारे में, जब वो राजनीति करते, चुनाव आता था तो लोगों को घर से बुलाते थे। इनका तो ये पता नहीं है कब आएंगे, कब चले जाएंगे, इनका क्या प्रोग्राम है। एक जो है अभी इन्होंने वो म्यूजिक सेंटर बनाया है जाकिर हुसैन का, है उस पे मैंने सुना है कि 7 तारीख को जो है शायद प्रियंका गांधी उस पे आ रही हैं। कैंसिल हो गया कार्यक्रम, कैंसिल हो गया है। तो ये इनकी एक पृष्ठभूमि रहती है। इसी प्रकार से कताईपुर में एक स्कूल खोला था इन्होंने, उसको अभी बहुत जोर जोर से प्रचार किया और आज वो जो है एक खंडहर में तब्दील हो गया। इसी प्रकार से गांव में एक डीपीएस स्कूल के नाम से खोला, उसमें जो है कंप्यूटर सेंटर लगाया गया, वहां से लाए ये, और वो भी आज खत्म हो रहा है। और वही जाकिर हुसैन का जो है, हमारे यहाँ अनवार का जो लीडर हमारे थे, वो कहते थे ये जाकिर हुसैन हॉस्पिटल नहीं, ये बूचड़खाना है। तो इन्होंने कोई ऐसा काम अपने इस कार्यकाल में, जब कांग्रेस सरकार में रही, ये तो भाई इतने ऊपर थे कि जो चाहते वो हो जाता। लेकिन इस व्यक्ति ने कभी भी पूरे जनपद में कुछ भी करने की बात नहीं सोची। इसलिए तो मैं तो यही कहूंगा कि 22 का चुनाव है, अभी तक गायब थे, तो अब उनका सर्कस लगने का जो है, तंबू डेरा जो है, उसके लिए मैदान देखा जा रहा है। और इसके आगे इन्हें किसी की चिंता नहीं, जरदोरी वालों को धोखा है ये। वरुण त्रिपाठी जी देखिए, जिस तरीके से उन्होंने जो जी कई लोगों के विषय में जो आवाज उठाई है, और जो उससे जो वर्तमान स्थितियां चल रही, कोरोना में बहुत भयावह स्थिति से गरीब आदमी गुजरा है, तो उन्होंने एक फर्रुखाबाद के लिए और वहाँ के गरीब जनमानस के लिए जो आवाज उठाई है और उस पर जो ट्वीट किया है, वो उनके उन्होंने गरीबों के लिए जो आवाज उठाई, तो वो कोई इस पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से सत्ताधारी लोग उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और जहाँ तक रहा सलमान साहब का सवाल, तो बहुत ऊंचे कद के लीडर हैं और तमाम जिम्मेदारियां हैं, वकालत भी करते हैं, तो उन्हें समय नहीं मिल पाता है, और जब समय मिलता है तो फर्रुखाबाद की जनता से बराबर जुड़े रहते हैं और तमाम उन्होंने कार्य किए। इस तरीके से उन्होंने कभी फर्रुखाबाद की जनता को नहीं देखा। और जहाँ तक रही सलमान साहब की बात, तो उन्होंने कालीन जी से लेके और तमाम यहाँ पर जो है बीमार पीड़ित लोग यहाँ से दिल्ली गए, एम्स में जिनका ट्रीटमेंट हुआ, तमाम गरीब बच्चों के उन्होंने एडमिशन कराए बड़े बड़े स्कूलों में दिल्ली के। तो उससे ये बेबुनियाद बातें जो सपा या भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और इनके लीडर जो वर्तमान में हैं, ये इतनी किसानों की हितैषी सरकार जो है वो बातें करती है। मोदी जी ने मन की बात में एक भी बार किसानों के विषय में एक शब्द नहीं बोला, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इतने दिनों से पंजाब हरियाणा का किसान और देश के तमाम शहरों से आया हुआ किसान रोडों के ऊपर है, लेकिन मन की बात में मोदी जी ने ये बिल्कुल एक शब्द उनके लिए नहीं कहा। और ये किसानों की बात कर रहे हैं कि सलमान साहब वहां गए, हमारे भाजपा के साथी कह रहे हैं कि वहां चाय पिलाई। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि कम से कम उन्होंने चाय ही पिलाई। आपके तो लीडर ने मन की बात में एक शब्द भी नहीं उनके लिए बोला। शुभम तिवारी
देखिए शेखर जी, बहुत अच्छे विषय पे आज चर्चा हो रही है और मुझको खुशी है कि मेरे नेता सलमान साहब का नाम आते ही जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं उन सबके गलों का थूक सूख गया है। ये सिर्फ पीठ आने पर ऐसा हो रहा है। जब हमारे नेता जिले में आएंगे तब इन सबकी क्या हालात होंगे ये आगामी समय में पता चलने वाला है। बात को काटिए मत विकास जी। अरे विकास जी भाई, भाजपा वाले इतने डरते हैं कि बोलने नहीं देना चाहते। सुन लो भैया, सुन लो। मैं यहाँ पर बोलिए 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 कि भाजपा इस ट्वीट से तिलमिला गई है। जिस अपमानजनक भाषा शैली का अभी यहाँ पर भाजपा ने इस्तेमाल किया, मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि भाजपा के चिरपरिचित अंदाज है कि जहां पर घेरना हो तो किसी भी स्थिति में चले जाएं। चाहे एक तरफ 10 मिनट पहले बोल रहे थे सम्मानजनक नेता है, कैबिनेट में तीसरे नंबर पे रहे हैं, और उसके बाद उनके लिए क्या भाषा शैली इस्तेमाल करी, साहब ये आप ही को मुबारक हो। मैं बात करना चाहूंगा, आपने कोरोना काल की बात करी थी, तो मैं बता देना चाहता हूं यहां पर, शेखर जी आप भी इस बात के गवाह होंगे कि जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा नेता जो है जमीन पर आके आप लोगों के बीच में दिखे। कोरोना के दौर में सैनिटाइजेशन का काम हुआ, कांग्रेस पार्टी ने किया, आप सब गवाह हैं। अगर आप मुकर सकते हो तो मुकर जाइए, मैं वो भी झेलने को तैयार हूं। मास्क वितरण हुआ, आप सब गवाह हैं। राशन बटा, आप सब गवाह हैं। लेकिन सच को स्वीकार करने की आप में ताकत नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही है, तो मैं एक बात यहां साफ रख देना चाहता हूं। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के विकास जी ने बताया है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि धार्मिक उन्माद पैदा करके राजनीति करने वाले भाजपाइयों को, वो इस व्यापार को, जो जिस जरदोजी व्यापार को लेकर सलमान साहब ने टिप्पणी करी है या वहां पर बात रखी है, उस व्यापार को भी उन्होंने जाति धर्मों के बीच में बांट दिया है साहब। लेकिन भूल गए, क्योंकि भाजपा के आंकड़े दुरुस्त नहीं हैं। ये नहीं जानते कि इसी जरदोजी व्यापार से वो समाज भी जुड़ा है जिसको राम के नाम पर, धर्म के नाम पर उकसाते रहते हैं साहब। हजारों हिंदुओं की जीविका का साधन भी यही जरदोजी व्यापार है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जरदोजी व्यापार को भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के नेता धार्मिक व्यवस्थाओं से ना जोड़ें, अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय दें तो बेहतर होगा। बात करते हैं इसी में कि हमारे नेता की दुर्गति हुई। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, शेखर जी भी इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने अभी भी कहा कि जरदोजी के व्यापारियों को समस्याएं हैं। देख लीजिए, ये होता है जमीनी नेता, जिनको वहां बैठकर भी ये मालूम है कि आज जरदोजी व्यापार की क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं। उन्होंने ट्वीट किया जरदोजी की समस्या को लेकर, कारीगरों की समस्या को लेकर, व्यापार की समस्या को लेकर। और सवाल उठाने वाले ये बता दें भाई साहब कि 7 साल की सरकार में आपने जरदोजी व्यापार वालों के लिए क्या किया है? कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए? मुझे तो ताज्जुब होता है, सुन लीजिए, मुझे तो ताज्जुब होता है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि अभी हमारे आदरणीय अनिल जी, जो उनके पड़ोसी हैं, वो गिनवाते सलमान साहब और उनके पूर्वजों के इतने सारे गिनवा गए। मतलब एक पॉजिटिव व्यू देखिए आप कि वो गिनवाते सलमान साहब के, उनके और कांग्रेस के इतने काम गिनवा गए और भूल गए कि उन्हें ये काम नहीं माने थे, उसमें 2 काम सपा के भी बताने चाहिए थे। कहीं ऐसा ना हो आपको अभी जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नोटिस आ जाए कि भैया अपने भी काम गिनवा देते तो बेहतर होता डिबेट के दौरान। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, मुझे लगता है जो उन्होंने ट्वीट किया उसका भी मैं सीधा यहां पर बता देना चाहता हूं कि आगामी इसके बाद के दौर में शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना बौखला जाएंगे कि मुझे बोलने भी नहीं देंगे। और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि भैया सवाल पूछने के बाद जवाब भी सुन लेना मेरा, क्योंकि आज कांग्रेस से रिलेटेड सवाल है और हम सक्षम हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन धैर्य पूर्वक सुनिएगा जरूर। सलमान साहब ने ट्वीट करते हुए उन लोगों के ऊपर भी कमेंट किया है जो लोग राजनीति कर रहे थे किसके दम पर? धन बल के दम पर। जो भारतीय जनता पार्टी जाति है उसके नाम पर उकसाती घूम रही थी, और अन्य दल के लोग, खैर वो तो पैनल में कभी आते ही नहीं है उनकी पार्टी, क्योंकि उनकी पार्टी की जो वरिष्ठ नेता है वो ही कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी करती हैं कि पढ़ के बोल दो, उसके बाद जवाब वो मोदी जी वाला हाल है कि प्रवचन दे दो वन साइडेड। कभी मीडिया के सामने आज दिन तक मोदी जी बैठने की हिम्मत नहीं कर पाए। वही कहीं ना कहीं चलन जो है बसपा के लोगों में भी है कि अपनी स्पीच पढ़ दो, मीडिया वाले के सवाल का जवाब मत दो। ये ताकत सिर्फ कांग्रेस के लोगों में है कि आप चाहे उसे ना माने, भी देते हैं, सवाल भी पूछते हैं। और भैया एक बात आपने बहुत अच्छी कही, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा
कि आप कहते हैं आजादी आजादी मांगी। तो देखिए ये सब ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोगों के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे अल्पमत वाली बुद्धि का हिसाब है आपका, बौद्धिक क्षमता उतनी है नहीं। अरे आज किसान मांग रहा है आपके काले कानूनों से आजादी, क्या जवाब है आपके पास? भूल गए क्या आप? आपकी तानाशाही से आजादी मांगी जा रही है। आज चलन से भैया आज फरकाबाद पे रह लो ना, आज फरकाबाद पे रह लो साहब, आज यहाँ की चिंता कर लो। डरते बहुत सुनते नहीं है भैया। आपकी उस तानाशाही से आजादी मांगी जा रही है जो आप सदन में बिल पे चर्चा ही नहीं होने देते। इस तानाशाही से आजादी मांगी जा रही है। धैर्य पूर्वक बातों को समझना सीखिए, वरना भारतीय जनता पार्टी आपका जो आप सोच रहे हैं स्वर्णिम इतिहास, ना स्वर्णिम कभी था और ना आपका भविष्य कभी स्वर्णिम हो पाएगा। जो काला अध्याय जो भारतीय जनता पार्टी लिख रही है, इसको आत्मसात करिए अपने आप में कि आप करने क्या जा रहे हैं, किसका किसका जो है शोषण कर रहे हैं। ठीक, दूसरा चक्र शुरू कर रहे हैं, लेकिन निवेदन ये करेंगे कि समाप्त करने से पहले 2 मिनट हम लोग सुरेंद्र पांडे को देंगे, क्योंकि हम लोग इस राजनीतिक चर्चा में उन्हें नहीं खींच रहे हैं, उनसे और कुछ बात करेंगे। विकास पांडे जी तमाम सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले तो भाई साहब ने हमारे आदरणीय सम्मानित जो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि गले सूख गए। मुझे लगता है कि 2022 और 2024 के चुनाव में ईवीएम भी सूख जाएंगी कांग्रेस के लिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि अगर ऐसी ही मानसिकता रही। दूसरा, मेरे पैरों में घुंघरू बांधिए और फिर मेरी चाल देखिए साहब। जनता ने 5 साल घुंघरू बांधे, वो दूध फैक्ट्री नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगता है वो ईंटें भी नहीं दिखाई दे रही होंगी जो हेलीकॉप्टर से आके लगवाई गई थी। मुझे नहीं दिखता है फर्रुखाबाद में कि वो ईंटें भी दिखाई देंगी, दूध फैक्ट्री तो बहुत दूर की बात है। जरदोजी क्लस्टर कहां गया? बड़े जोर शोर से उसका ढिंढोरा पीटा था भारत के विदेश मंत्री ने और उनकी जाति वर्ग के नेता ने, बड़ी जोर शोर से ढिंढोरा पीटा था जरदोजी क्लस्टर का। कहां चला गया वो जरदोजी क्लस्टर? बैसाखी का पैसा बड़ा विषय है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। बैसाखी का पैसा, धनबल की राजनीति किसने की है? ये सलमान साहब से बेहतर इस डिबेट में मुझे लगता है आम जनता में अगर सर्वे करा लिया जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि धनबल की राजनीति करने के लिए ही सलमान साहब आते हैं और पैसा फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं। पैसे के बल पे राजनीति करने का ट्रेंड सलमान साहब की देन है और उनके परिवार की देन है पैसे के बल पे राजनीति करनी। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक सवाल किया हमारे यहाँ बैठे किसी प्रवक्ता ने कि उन्हें ये याद नहीं है कब सलमान साहब आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के बैठे प्रवक्ताओं को अवश्य ये याद होगा। तो मैं और ये फर्रुखाबाद की जनता जानना चाहती है इस डिबेट के माध्यम से कि सलमान साहब अंतिम बार फर्रुखाबाद कब आए थे, ये हम सबको अवगत करा के कृतज्ञ करने का कष्ट करें। ये मेरी तरफ से एक विशेष सुझाव है कांग्रेस प्रवक्ता के लिए। दूसरा, सलमान साहब विदेश मंत्री, आप कल्पना करिए साहब कि मेरी औकात है कि मैं किसी की मदद 50,000 रुपए की कर सकता हूं, मैं उसे 1 रुपए देकर के मदद करता हूं और उसका ढिंढोरा पीटता हूं। देश का विदेश मंत्री चूजे बांटता है और उसे विकास कहता है। देश का विदेश मंत्री कहता है कि साहब चूजे बांट के हम रोजगार दे रहे हैं। संक्षिप्त करो विकास, टाइम बहुत हो रहा है। इससे बड़ा शर्मसार विषय कुछ नहीं है। सलमान साहब नकारे हुए नेता हैं और मैं इसके आगे नहीं करूंगा कि नकारे क्यों गए हैं, क्योंकि नकारे नेता हैं। ठीक, अनिल जी। हाँ शेखर भाई, देखिए इनका तो खेल खत्म है और सलमान साहब निश्चित रूप से, मैंने अभी आपसे कहा कि वो उनका सर्कस लगने वाला है, उसकी पृष्ठभूमि तलाश कर रहे हैं। और हमारे भाई शिव तिवारी कुछ भी कहें, अब की बार जो है उन्हें खुद अंदाजा लग जाएगा कि हम बता रहे उनके जो वोटर थे वही उनसे भाग गए। भाई साहब रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं, सलमान साहब ही लड़ेंगे और सलमान साहब की जागीर हो चुकी है कांग्रेस की, ये और एक प्रवृत्ति उजागर है। लड़ना तो मजबूरी है, लड़ना उनकी मजबूरी है। तो हाई कमान से जब ये जो है रसगुल्ले इन्होंने खाए हैं तो सलमान साहब ने दूसरा नेता नहीं बनने दिया फर्रुखाबाद में।
उसका ही रोना रो रही है फरुखाबाद में कांग्रेस। और मुझे लगता है यही समझती है उनकी। कमेटी नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग तो रोज यहाँ देखते हैं कि कुछ है ही नहीं। एक स्कूल उन्होंने बनाया था और उसमें मैंने सुना है कि काफी फंड वगैरह भी लिया, बहुत लोगों ने वहां पर डोनेट किया एक बाग में। आज जो है वहां पर बुरी हालात है, तो उन्होंने उसमें ये कहा था कि यहाँ एक बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र होगा। आज उस बाग में वो कमरे भी गिर रहे हैं जो उन्होंने टीन शेड से बनाए थे, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। इतना बड़ा लीडर होते हुए, इतना बड़ा अधिवक्ता होते हुए भी उस व्यक्ति ने इस फरुखाबाद को कुछ करने की जहमत ही नहीं उठाई कभी भी, इसलिए उनके लोग ही उनको छोड़ गए हैं। ठीक ठीक, चलिए शुभम खत्म करिए। हाँ। देखिए ऐसा है, मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी के हमारे साथी सपा से ज्यादा कांग्रेस को देखते हैं। मुझे अभी आप डिबेट में बाकी लोग अभी भारतीय लगे कि कभी गठबंधन हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी थोड़ा अपने अंदर भी झांक के देखे, क्योंकि आपको अपने करे हुए काम नहीं मिल पाएंगे। दूसरी बात कि अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने व्यापार के भाई साहब मेरा सवाल अधूरा रह जाएगा कि सलमान साहब अंतिम बार कब आए थे फरुखाबाद? ये पूरा फरुखाबाद जानना चाहता है। अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने जो एक बात बोली थी ईवीएम सूख जाएगी और व्यापार के नाम पर क्या दिया और रोजगार के नाम पर क्या दिया, आप भूल जाते हैं आपके मोदी जी ने शिक्षित बेरोजगारों को चूजे बांट के रोजगार देना कहा था उन्होंने। चूजे बांटने को रोजगार कहा था सलमान साहब ने। एक दूध फैक्ट्री लगाई थी यहाँ पे, दूध फैक्ट्री, उसके भी नहीं कहाँ है। दूध फैक्ट्री तो बहुत दूर की बात है। विकास जी, मोदी जी को समझिए, चाय बेचना जो है वो ग्रेजुएटों को बताते हैं कि यही तो। फरुखाबाद में रहो, फिर कभी मोदी जी की चर्चा कर लेना तो आपको फहरिस्त पकड़ा देंगे। आपका पूरा डिबेट निकल जाएगा मोदी जी के कामों को गिनते हुए। जनता के हितों में तो मोदी जी ने काम किया है, डिबेट का समय कम पड़ जाएगा उन्हें बताने के लिए। इसलिए अभी आप फरुखाबाद में रहिए और फरुखाबाद के सबसे स्टाइलिश, सबसे हेलीकॉप्टर नेता सलमान साहब की बात करिए। जो हेलीकॉप्टर नेता है उनकी बात करिए। अभी उन्हीं तक ही सीमित रहिए। मोदी जी की और सलमान साहब की कोई तुलना नहीं है। करने का प्रयास ना करिए, क्योंकि उन्हें तो आजादी चाहिए भाई। सलमान साहब को आजादी चाहिए और मुझे लगता है कि फरुखाबाद ने उन्हें आजादी दे दी है। मुझे ये भी प्रतीत होता है कि फरुखाबाद ने सलमान साहब को आजादी दे दी है। अब तो दोबारा क्यों आना चाहते हैं फरुखाबाद? बिना ढाल के कैबिनेट में सलमान खुर्शीद साहब उसी कैबिनेट में मंत्री थे जिस कैबिनेट ने देश की अभी बात करिए। अच्छा एक बात बताइए, एक कैबिनेट मंत्री को 50,000 वोट कहाँ मिले? पूरे भारत में दूसरा नेता बताइए कैबिनेट मंत्री को 50,000 वोट मिले हो। मुझे वो दूसरा नेता बता दीजिए आप। कांग्रेस नहीं बता दीजिए, कांग्रेस के अन्य बता दीजिए। कांग्रेस के जन मुझे बताएंगे कि ऐसा दूसरा नेता बताए जो कैबिनेट मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ रहा है और 50,000 वोट केवल लोकसभा चुनाव में मिलते हैं, जमानत जब्त हो जाती है। दूसरा किसान नेताओं को आजादी, अरे किसान नेताओं को आजादी दे रहे हैं, किसान को आजादी दे रहे हैं। अरे भैया वो किसानों को आजादी दे रहे भैया, वालों को चाय पिलाने नहीं है मनपाबाद, किसान नेताओं को आजादी दे रहे हैं। चलिए समाप्त कर रहे हैं आज की चर्चा को। आज की चर्चा को समाप्त कर रहे हैं। जो सवाल उठे उनके जवाब नहीं आ पाए कांग्रेस की तरफ से। यहीं पर इसी मोड़ पर इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं। इस समय जो हमारा शहर है अपरा काशी के नाम से जिसको जानते हैं, हमारे अपरा काशी के शहर में गंगा किनारे एक बड़ा शहर बसा हुआ है जिसे रामनगरिया नाम दिया जा रहा है। ये कल्पवासियों का बसेरा है। तमाम संप्रदायों के मंदिर मठों के संत महंत इस रामनगरिया में आए हुए हैं। धार्मिक अनुष्ठान सुबह से शाम तक होते हैं। तमाम धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। सुरेंद्र पांडे जी, क्या इस महिमा है रामनगरिया की और किस तरह से लोग यहाँ पर अपना जीवन दिनचर्या यहाँ पर शुरू करते हैं शाम तक? किस तरह से लीन लेते हैं धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यक्रमों में? ये अपना नगर फर्रुखाबाद बहुत ही पवित्र और पावन नगर है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में यदि कहीं भी कल्पवास होता है तो प्रयागराज के बाद फर्रुखाबाद में वो भी 2 स्थानों पर होता है।
कांपिल्य प्रदेश और पांचाल क्षेत्र ये है, और माघ माह में गंगा स्नान का अपने आप में बहुत अधिक महत्व है। और जिस तरह से ये भव्य और दिव्य आयोजन फर्रुखाबाद में विगत कई वर्षों से हो रहा है और हर वर्ष इसकी दिव्यता देखते ही बनती है। वास्तव में ऐसा लगता है, ऐसा सौंदर्य माँ गंगा के तट पर बिखेरा है और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों चीजों का मिलन यहाँ पर होता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में जहाँ पंडाल में कलाकारों को सम्मान मिलता है, उनकी कला का प्रदर्शन होता है, तो वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक एक छोटी नगरी अपरा काशी के गंगा तट पर जो बस्ती है, वहां पर वेद मंत्रों की ऋचाएं सुनाई देती हैं और एक आत्मिक शांति मिलती है, आत्मिक ऊर्जा मिलती है और आंतरिक बहुत बड़ा बल मिलता है। तो एक बहुत अच्छा माहौल, हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत पुनीत हैं, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, धन्य सुदेश जहां सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। हम सभी बड़ा धन्य हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपने इस फर्रुखाबाद नगरी के किनारे माँ गंगा बहती हुई, इसको छूती हुई निकली हैं। और उससे भी बड़ा पुनीत कार्य ये है कि यहाँ पर कल्पवास करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे माह भर कल्पवास करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। और उनका जो उद्घोष वहां पर होता है, जो मंत्रोच्चार होता है और जो प्रवचन होते हैं, उससे फर्रुखाबाद नगरी को कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दूर दूर से लोग आते हैं और उससे कहीं इतर सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी इस बार तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था मेला इस बार आयोजित नहीं होगा। हजारों लोगों को इससे रोजगार मिलता है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही पुनीत कार्य है। पैंटून पुल पहली बार बना है इतने वर्षों में। निश्चय ही हम सभी फर्रुखाबाद के वासी और आसपास के जनपद के वासी जब यहाँ आएंगे तो बहुत ही आनंद पूर्वक माहौल में मेले का आनंद लेंगे, पुण्य के भागी बनेंगे, माँ गंगा का दर्शन करेंगे, उनकी आरती में सम्मिलित होंगे, प्रवचन सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो आइए, आमंत्रण है आप सबका रामनगरिया में शामिल होने के लिए। आज की डिबेट को, आज के बिग बुलेटिन के इस एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल गंगवार जी का, कौशलेन जी का, वरुण त्रिपाठी जी का, शुभम तिवारी जी का, सुरेंद्र पांडे जी का, गोपाल पालीवाल जी का और विकास पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दें। शुभ रात्रि। नमामि गंगे। समाजवादी पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। अभी ध्वजारोहण हुआ है। समाजवादी पार्टी का जो झंडा गीत है वो गाया गया है। आज कर्पूरी ठाकुर जो वरिष्ठ सपा नेता थे बिहार के, उनकी जयंती पर ही है और उनकी जयंती पर इस शिविर का आयोजन किया गया है। उद्घाटन हुआ है। जो नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने शिविर का उद्घाटन किया है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के जो हैं वो भी शाम को इस शिविर में भाग लेंगे। हम इस समय मुख्य गेट पर हैं। इसी गेट से कार्यकर्ताओं को प्रवेश दिया गया है। सभी वरिष्ठ नेता शिविर में पहुंच चुके हैं। सचिन यादव, अनिल दोहरे, पुष्पराज जैन, सारे वरिष्ठ नेता शिविर में पहुंच चुके हैं और 3 दिन तक इस शिविर की कार्रवाई चलने वाली है। फर्रुखाबाद से अनिल वर्मा शेखर, आई विटनेस न्यूज, उत्तर प्रदेश। उम्मीद है आपको बिग बुलेटिन का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर आवश्यक कमेंट करिए। और पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे।